Hello 8th standard. Let us continue with our lesson number 2 of history and with the second video, right, for our lesson number 2. In our first video we started about how trade and territory, that is how Britishers came here to do business, and they settled here and they started living with settled life. So that all thing we have to discuss in this your interesting book, I must say. It is not simply history book, it is really very interesting book. Okay, fine. Let us continue with our lesson number 2 of history and from page number 11. East India Company began trade in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी बाय वाटरवेज यहाँ पर इंडिया में एंटर किया और उन्होंने ज़्यादातर वो उस जगह पर बिजनेस करना प्रेफर करते थे वेयर दे वर गेटिंग गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड जहाँ पर वाटरवे भी नज़दीक हो, क्योंकि एट दैट टाइम over there they were not having at that time aeroplane system was not there. So aeroplane की जगह instead of aeroplanes and all they were just working on with waterways more. Okay, तो waterways में वो जिस तरह से काम करना उन्होंने शुरू किया, so they prefer to do business near coastal line in short. Okay, coastal line में ही वो लोग काम करना पसंद करते थे. सो बंगाल में उन्होंने अपनी शिप एंटर की, तो फिर फाइनली बंगाल में धीरे धीरे अपना रूल अपना प्रॉपर सेटल्ड होना शुरू किया. सो हाउ दे स्टार्टेड दिस, दैट वी हैव टू गो थ्रू इन दिस पॉइंट. द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651. रिवर हुगली एक्चुअली गंगा रिवर जब बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है उससे पहले 2 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है. सो वो 2 रिवर्स में से 1 रिवर का नाम है हुगली. ओके, तो हुगली रिवर के पास ब्रिटिशर्स ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप किया था 1651 में. दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स operated. The factory has a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company's officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. So जैसे जैसे फैक्ट्री सेटअप की और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद जैसे जैसे फैक्ट्री प्रोग्रेस करने लगी, प्रॉफिट अर्न करने लगी, तो फैक्ट्री का जिन भी इंडियन ट्रेडर्स के साथ मर्चेंट्स के साथ लिंकअप था उन सबको उन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री के नज़दीक ही सेटअप करने को बोला. क्यों? क्योंकि दूर दूर से जब हम गुड्स की सप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड एट दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन भी इतना नहीं था. सो it was good that all these companies and all these merchants and traders, those who are providing raw material to company, they all should come here in near to factory and should start working over there only. उनके लिए भी इजी रहेगा फैक्ट्री तक पहुंचना और फैक्ट्री के लिए भी इजी रहेगा उनसे गुड्स लेना. सो ये सब भी अब रिवर्स के नज़दीक सेटअप होना शुरू कर दिया. देन by 1696 it began building a fort around the settlement. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. So that is 1969 से अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, they finally started with जहाँ पर जिस एरिया में ब्रिटिशर्स काम करते या ब्रिटिशर्स के लिए जो काम कर रहे थे उन सब के लिए एक बॉर्डर सा बना दिया गया था कि आपको सारी फैसिलिटीज़ इसी में मिलेगी. सो नो नीड टू मूव ऑन टू एनी अदर नवाब और मुगल एम्परर. तो लोग इस तरफ को भी ज़्यादा टर्नओवर करने लगे थे. ओके, तो उससे क्या हो रहा था 2 इयर्स के बाद
दैट इज़ ब्रिटिशर्स ने 1696 के बाद ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे लगभग 3 विलेजेस पर अपना कब्जा कर लिया था. दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर फैक्ट्री टिल 3 विलेजेस. वन ऑफ दीज वॉज Calicut, which later knew as city into the city of Calcutta or Kolkata, as it is known today. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue the Farman guaranteeing the company the right to trade duty free. तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से अपना वर्क शुरू कर दिया कि औरंगज़ेब ने भी, दैट इज़ लास्ट मुग़ल एम्परर जो था, उसने भी ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी काम करने की, और वो भी बिना टैक्स पे किए. तो दैट इज़ ब्रिटिशर्स कैन डू वर्क ऑन इंडियन प्रॉपर्टी एंड दे डोंट हैव टू गिव एनी टैक्स और एनीथिंग. सो वो ब्रिटिशर्स के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंडिया में कुछ पे नहीं करना, इंडिया में उल्टा वो बिजनेस करते और अपनी कंट्री को प्रॉस्परस करने का उनके पास बहुत अच्छा मौका मिला जब औरंगज़ेब ने उसको फाइनली टैक्स फ्री वर्क करने की परमिशन दी. द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली to press for more concession and manipulate existing privileges. Aurangzeb's Farman, for instance, had granted only the company the right to trade duty free, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. तो औरंगज़ेब ने ये फरमान दिया था कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो टैक्स फ्री करे, लेकिन कंपनी जो मतलब इंडियंस के साथ जिस तरह से डीलिंग कर रहे थे उसमें तो उनको पे करना ही पड़ेगा. औरंगज़ेब ने ये फरमान दिया था. औरंगज़ेब ने वी कैन टेल सिर्फ 1 पॉइंट पे टैक्स फ्री किया था, वेयर एज मुग़ल एम्परर टेकन इट एज हमें अब सब कुछ फ्री ही चाहिए. सो उन्होंने किसी पर भी टैक्स ना पे हो और एवरीथिंग दे शुड गो ऑन गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट without paying any tax. So they started forcing to Mughals and manipulate करने लगे, प्रेशराइज करने लगे मुग़ल एम्परर को कि उस तरह से उनको परमिशन मिल जाए. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. अब ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे थे, बट दे वर नॉट पेइंग एनीथिंग टू बंगाल. तो बंगाल को बहुत लॉस होने लगा इसकी वजह से. हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? तो औरंगज़ेब ने तो फरमान जारी कर दिया था कि ओके ब्रिटिशर्स कैन वर्क विदाउट पेइंग टैक्स, बट बंगाल का जो नवाब था वो कैसे प्रोटेस्ट ना करता? दैट इज़ वो इस डिसीजन के खिलाफ ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि नवाब है, उस एरिया का राजा है, राइट. तो उसको ये तो लगेगा कि नो, अगर मुझे टैक्स नहीं मिलेगा, मुझे इनकम नहीं मिलेगी, तो मैं लोगों तक फैसिलिटीज़ कैसे पहुंचाऊंगा? ओके. सो मुर्शिद कुली खान ने इस बात का विरोध किया था. देन हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स. ट्रेड जो बिजनेस करने आए थे अब वो युद्ध करने लगे थे नवाब्स के साथ. तो ब्रिटिशर्स जो बिजनेस करने आए थे वो युद्ध कैसे करने लगे नवाब्स के साथ? दैट इज़ व्हाट थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Alivardi Khan and then Sirajudullah as the Nawab of Bengal. So औरंगज़ेब की डेथ के बाद काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हो गया. लाइफ पूरा रूटीन लाइफ ऑफ पीपल वर कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड. कई नवाब्स ने गिव अप कर दिया था और ब्रिटिशर्स की पावर उतनी ही ज़्यादा होने लगी थी. ओके. तो मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बने, उसके बाद सिराजुद्दौला भी नवाब बने वहाँ के. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी each one of them was strong ruler. They refused to grant the company
concession, demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortification. Fortification that is कब्जा करना. अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपना जो वर्क था, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ों पर भी इन नवाब्स ने स्टॉपेज लगाया, इन ब्रिटिशर्स को रोका. ओके, और ब्रिटिशर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने को भी मना कर दिया. हालांकि औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, बट इट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ बंगाल पीपल. इट वॉज लाइक बंगाल की पब्लिक और नवाब उसमें बहुत लॉस में जा रहे थे. सो दे फाइनली started with asking tax from Britishers. Then accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters, and trying to humiliate the Nawab and his official. So नवाब्स ने लेटर्स लिखे ब्रिटिशर्स को कि आप टैक्स पे कीजिए, तो और ब्रिटिशर्स टैक्स पे करने को रेडी नहीं थे. तो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट, दैट इज़ नवाब के अगेंस्ट वो लोग लेटर्स लिखते और उन्हें बुरा भला कुछ भी लिखते लेटर्स में. ओके, the company on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of the company, and trade could flourish only if its duties were removed. So company started raising their voice. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लोकल नवाब्स वी आर नॉट एबल टू वर्क smoothly and properly. So let these Nawabs remove all the duties on us so that we can work smoothly. Okay, तो वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे. It was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its fort. तो कंपनी ने ये भी फाइनली डिसाइड किया गया कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, उसके लिए हमें विलेजेस वगैरह खरीदने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे, काफ़ी सेटलमेंट करना पड़ेगा और फोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. दैट इज़ किले. हम अपने रहने के लिए, हमारा वर्क सेफली हो, उसके लिए हमें बड़ी बड़ी दीवारें करनी पड़ेगी अपनी फैक्ट्री के सराउंडिंग में. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. So ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो आर्गूमेंट्स चल रहे थे ब्रिटिशर्स में और नवाब्स में, फाइनली उसने एक बैटल का रूप ले लिया था, एंड दैट बैटल वाज बैटल ऑफ प्लासी. ओके, नाउ दिस बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट बैटल fought by Britishers with Indian Nawabs. Okay, now how it happened and what actually it happened, and after that, after Battle of Plassey क्या हुआ, that all we will work in our next video. Till then, please go through the lesson properly and understand the topics well. Okay everyone, thank you.